हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम क्या कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारे जो राजा थे उनको पढ़ना स्टार्ट किया था। हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे थे। हमने चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट कर लिया था कि वो कैसे राजा बने। चाणक्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार से आगे अशोक के बारे में। बिंदुसार के ना बहुत सारे बेटे थे। अशोक कौन है? बिंदुसार का बेटा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उनके बच्चों के बारे में, बिंदुसार के बारे में। और अशोक के नाम के आगे महान अशोक या सम्राट अशोक ही क्यों, महान अशोक क्यों लगाते हैं, हम इस बात के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब था बिंदुसार हम पूरा कवर कर चुके हैं। बिंदुसार के कितने बेटे थे? बिंदुसार के 101 बच्चे थे। ठीक है, 101 बेटे थे। इनमें से सारे लायक नहीं थे, इनमें से कुछ ही लायक थे। दो लायक थे सबसे ज्यादा। एक का नाम था सुसीम और दूसरे का नाम था क्या? अशोक। ठीक है, अशोक। सुसीम को एरिया दिया। अब देखो, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे मगध है। इनका क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के कहाँ पे राज कर रहे थे? मगध में ही राज करते थे। यहाँ की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे तो क्या है, कौन राजा है? यहाँ पे बिंदुसार ही राजा है, लेकिन उसके बेटे हैं और ये दोनों लायक हैं। तो वो क्या करेगा, उन दोनों को कुछ कुछ एरिया दे रखा था कि तुम वहां पे जाके और वहां का राजपाट संभाल लो। सुसीम को कहाँ दे रखा था? तक्षशिला का एरिया दे रखा था। तक्षशिला, तक्षशिला मैंने बताया था ना, यहाँ पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। जैसे ये इंडिया है और यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान की तरफ तक्षशिला। और इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही क्या थे? यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला में, और उन्हीं के एक टीचर थे जिसका नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है, जिसकी वजह से ये मगध पे साम्राज्य चला था, मौर्य साम्राज्य। तो ये तो सुसीम जो था इसे तक्षशिला भेज रखा था, और जो अशोक था वो उज्जैनी में भेज रखा था। उज्जैनी में कि तुम यहाँ जाके अपना अपना राजपाट करो। अब सुसीम कहाँ है? तक्षशिला में। अशोक कहाँ है? उज्जैनी में। और बिंदुसार कहाँ बैठा है? मगध पे बैठा है, मगध पे राज कर रहा है। लेकिन इनमें क्या है, जो बिंदुसार था वो अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो सुसीम को ज्यादा पसंद करता था। बिंदुसार का फेवरेट बेटा कौन था? सुसीम था। सुसीम क्यों फेवरेट था? क्योंकि ये ना जब पैदा हुआ ये बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन अशोक जो है, जब ये पैदा हुआ है, इसकी स्किन ना बिल्कुल खराब थी। इस पे ना दाग दाग थे, बिल्कुल चेचक के दाग हो जाते हैं ना, ऐसे थे। ये कुरूप दिखता था, बिल्कुल बदसूरत दिखता था। इसलिए क्या है, बिंदुसार इसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। लेकिन ये दोनों लायक थे, लेकिन इन दोनों में ज्यादा लायक कौन था? अशोक। अशोक ही था। अब सुषिम भले ही सुंदर है, लेकिन सुंदरता कुछ टाइम के लिए तो चल सकती है, लेकिन जो लायक होता है वो लायकियत जो होती है ना जिस बंदे में, वो अपनी पहचान अपने आप ही बना लेता है। तो अशोक क्योंकि लायक था, अब आने वाला राजा कौन बनेगा? अशोक ही बनेगा। लेकिन बिंदुसार ये चाहता था कि मैं राजा किसे बनाऊं? सुसीम को बनाऊं, अशोक को ना बनाऊं। तो यहाँ पे ना जब बिंदुसार अब बहुत एजिड हो चुका है, तो बिंदुसार को ये होने लगी कि भाई मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब मर जाऊं, तो इससे अच्छा है मुझे अपने एक बेटे को राजा बना देना चाहिए। तो वहां पे एक गुरु थे बिंदुसार के राजमहल में। तो बिंदुसार ने गुरु को बुलाया और पूछा कि मेरा इन दोनों में से कौन सा बेटा राजा बनेगा। अब क्योंकि गुरु समझदार थे, उन्हें पता था कि बिंदुसार अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो अशोक का नाम लूंगा तो ये क्या है, ये मुझे उसी टाइम पे मरवा देंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आप खुद अंदाजा लगा लेना कि कौन राजा बनेगा अगला और कौन नहीं बनेगा। तो उस दिन क्या थी, राजसभा बुलानी थी। तो गुरु ने बोला कि आपका जो बेटा सबसे अच्छे वाहन पे आएगा बैठ के, तो वो क्या है, वो अगला राजा बनेगा। ये बात अशोक का एक सेनापति था, राधागुप्त। अशोक को ना दो आदमी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक राधागुप्त जो क्या था, अशोक के साथ काम करता था, अशोक का सेनापति कह लो। एक अशोक की माँ सुभद्रांगी। अशोक की माँ का क्या नाम था? सुभद्रांगी। ठीक है, अब देखो, माँ को तो अपना हर बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो दिखने में सुंदर है या नहीं है। तो ये तो माँ थी इसकी अशोक की, तो ये तो इसे प्यार करेगी ही करेगी। लेकिन राधागुप्त भी क्या है, राधागुप्त क्योंकि राधागुप्त जानता था कि अशोक बहुत ज्यादा लायक है, इसलिए राधागुप्त क्या चाहता था कि अशोक ही राजा बने। तो जब ये गुरु की भविष्यवाणी के बारे में पता लग गया कि जो अच्छे वाहन पे बैठ के आएगा वही राजा बनेगा, तो ये बात किसको पता लगी? राधागुप्त को। तो राधागुप्त ने क्या किया, राधागुप्त बहुत समझदार था, इसने क्या किया, एक हाथी बुलाया और उस हाथी, अशोक को बोला कि आज तुम राज्यसभा में जब जाओगे तो हाथी पे बैठ के जाना। तो सबकी निगाहें थी, सारे लोग बैठे थे कि राज्यसभा में कौन किस वाहन पे आएगा, सबसे अच्छे वाहन पे कौन आएगा। तो जब सुसीम आया तो ये घोड़े पे आया, और जब अशोक आया, अशोक हाथी पे आया। अब वैसे तो हाथी और घोड़े दोनों ही बेस्ट है, तो राजा ने बोला कि भाई इससे क्या अंदाजा लगाइए, हम घोड़े वाला अच्छा, घोड़ा भी अच्छा वाहन है और हाथी भी अच्छा वाहन है।
तो राजगुरु ने बोला कि इन दोनों में से जो सबसे अच्छी जगह सिंहासन पे बैठेगा आके, वो नेक्स्ट राजा बनेगा। तो जब जैसे होते हैं ना, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, चेयर लगी होती थी, राजकुमार आते थे और वहां बैठ जाते थे, ठीक है। तो जैसे ही ये आए बैठने लगे तो सारे राजकुमार क्या है, अपनी अपनी चेयर पे जाके बैठ गए। लेकिन अशोक जो था ये आया और ये धरती में बैठ गया, इसके लिए क्योंकि वहां पे स्पेस बचा ही नहीं था। तो इसने देखा कि यहाँ बैठने के लिए चेयर ही नहीं बची, तो वो क्या है, वो धरती पे बैठ गया। अब धरती माता से अच्छा सिंहासन क्या हो सकता है। तो फिर सबको यकीन हो गया कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, अशोक क्या होगा। ये देखो यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पे तक्षशिला में कौन था, तक्षशिला में यहाँ पे किसका राज था, यहाँ पे कामकाज कौन देख रहा था, सुसीम देख रहा था। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पे विद्रोह भड़क गया, यहाँ के लोग ना राजा के एंटी हो गए इसके। तो यहाँ पे बिंदुसार जब था, बिंदुसार ने बोला अशोक को, यहाँ पे सुसीम और अशोक दोनों हैं, अशोक यहाँ आए हुए हैं। तो इसने बिंदुसार ने बोला अशोक को कि तुम जाओ यहाँ पे तक्षशिला में। लेकिन अशोक का तो कहाँ काम था, उज्जैनी में था। लेकिन बिंदुसार ने बोला कि अशोक यहाँ पे जो तक्षशिला में सुसीम जहाँ पे रहता था, यहाँ पे जो विद्रोह कर रहे हैं लोग, तुम जाओ और इसे दबा के आओ। लेकिन मैं तुम्हें सेना तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हथियार एक भी नहीं दूंगा, लेकिन बिना हथियारों की सेना ले जाके तुम्हें यहाँ पे दबा के आना है, यहाँ के लोग जो विद्रोह कर रहे हैं। तो अशोक ने बोला ठीक है भाई, यही तो मेरी पहचान है कि मैं कैसा राजा बनूंगा, कि बिना हथियारों के मैं कैसे यहाँ से जीत के आता हूँ और कैसे यहाँ का विद्रोह दबा के आता हूँ। एरिया तो ये इन्हीं का है, लेकिन यहाँ के लोग क्या है, वो एंटी हो गए थे राजा के। तो ये जाता है सेना को लेके, और जैसे ही ये पहुंचता है, अब इसी किस्मत को हो या इसकी बात करने का तरीका बोलो, यहाँ के लोग हाथ जोड़ के आए, उन्होंने बोला कि जी हम आपसे बिल्कुल भी दुखी नहीं है राजा से, हम आपके राजकाज में, आपके छत्र छाया में बहुत खुश है। लेकिन आपके जो ये अधिकारी है, जो यहाँ पे राज करते हैं, कामकाज देखते हैं, ये हमें टैक्स लेते टाइम बहुत परेशान करते हैं, इस वजह से हमने कर दिया था, ये विद्रोह कर दिया था। तो अशोक क्या करता है, अशोक देखो गया और बिना लड़े ही, बिना सेना के ही, सेना की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ बात करने से ही क्या है, यहाँ का विद्रोह दब गया। और ये वापस आ गया और आगे इसने बोला कि भाई देखो मैं तो बिना हथियारों के ही क्या है, वहां का विद्रोह दबाया। तो बिंदुसार ने बोला ठीक है। तो दोबारा फिर हुआ, दोबारा एक बार फिर यहाँ पे विद्रोह हो गया। तो अब की बार बिंदुसार ने अशोक को नहीं बोला, अब की बार उसने सोचा बिंदुसार ने, जब अशोक कर सकता है तो सुसीम भी तो कर सकता है अपने एरिया में। तो उसने बोला कि सुसीम अब की बार तुम ही जाओ और यहाँ के लोगों का विद्रोह दबा दो। तो सुसीम यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, अब यहाँ आ चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आ चुका है सुसीम, ठीक है। सुसीम तो यहाँ चला गया और अशोक अपना उज्जैनी में चला गया, जहाँ इसका एरिया था। तो इनके दोनों के जाते ही यहाँ पे क्या है, बिंदुसार बहुत बीमार हो जाता है। और ये बात किसको पता लग जाती है, राधागुप्त को। तो राधागुप्त को बिंदुसार बोलता है कि भाई सुसीम को बुला दो। तो राधागुप्त बोलता है कि ठीक है बुला देता हूँ। लेकिन राधागुप्त क्या है, मैसेज भेजता ही नहीं है किसके पास, सुसीम के पास, क्योंकि राधागुप्त क्या चाहता था कि अशोक राजा बने। तो वो अशोक के पास मैसेज भिजवा देता है कि ऐसे ऐसे बिंदुसार की तबीयत खराब हो गई है और तुम जल्दी आ जाओ। तो उज्जैनी से ये यहाँ पे जल्दी आ गया। तो पहले ही तबीयत खराब थी, कुछ टाइम पहले ऐसा तो था नहीं, एक ही दिन का सफर होता था, कई कई दिन चलना पड़ता था। तो जब तक ये यहाँ पे पहुंचा तो इसकी बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही थी बिंदुसार की। तो बिंदुसार ने सोचा कि अशोक ने सोचा कि मेरे फादर तो कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं। तो इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवा लिया। अभी बिंदुसार मरा नहीं था, लेकिन इसने क्या अपने आप को क्या घोषित कर दिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि अगला राजा मैं हूँ। और ये देखते ही पहले ही बिंदुसार की कुछ कुछ सांसें चल रही थी। तो उसने देखा होगा कि जिस बच्चे को वो नहीं चाहता, जिस बेटे को नहीं चाहता, वही राजा बन गया है। तो क्या है, ये उसी टाइम एक्सपायर हो गए। लेकिन इस तक जब तक बात पहुंची, पहले इसके पास मैसेज भेजा कि राजा बीमार है बिंदुसार और तुम आ जाओ। तो अशोक तो यहाँ पहुंच चुका था, लेकिन सुसीम के पास तो क्या था, मैसेज पहुंचा ही नहीं था, राधागुप्त ने भिजवाया ही नहीं। इसके अशोक के यहाँ पहुंचने के बाद इसने इसके पास मैसेज भिजवाया। तो जैसे ही इसे मैसेज मिला तो सुसीम भी क्या है, वहां से भागा। इसे भी लगा कि मुझे जाके क्या है, अपने पिता का राजपाट संभालना है और मैं फटाफट वहां चलता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट राजा मैं ही बनूंगा। राधागुप्त ये बात जानता था कि अगर सुसीम यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि अगर बिंदुसार यहाँ चाहता था कि सुसीम राजा बने मगध का, तो बिंदुसार के जो साथ काम करते थे, जो लोग थे, यहाँ की जो जनता थी, वो भी तो सुसीम को ही ज्यादा चाहती थी ना, क्योंकि राजा सुसीम को पसंद करता था। तो राधागुप्त को पता था कि अगर सुसीम यहाँ पे आ गया मगध पे, तो क्या होगा, ये अशोक को राजा नहीं बनने देगा। हालांकि अशोक क्या है, जबरदस्ती से राज्याभिषेक करवा चुका है। तो जब ये आ रहा था तो राधागुप्त ने क्या किया, ऐसे जंगलों से निकलने का पहले कई रास्ते तो होते नहीं थे कि जैसे आज होते हैं कि हाईवे पे चले गए, कहीं बाई रोड चले गए, अलग अलग रास्ते होते हैं। उस टाइम पे जंगल का एक ही रास्ता होता था,
था और चंद्रगुप्त इसको पता था कि इसी रास्ते से क्या है सुसीम घोड़े पे चढ़ के आएगा। तो यहाँ पे ना दो पेड़ थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मान लो दो पेड़ थे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक रस्सी बांध दी और एक ऐसी रस्सी बांध दी जो दिखे ही ना। अब सुसीम जो है घोड़े पे ऐसे भागा भागा आ रहा है, घोड़ा स्पीड में चल रहा है। जैसे वो इस रस्सी से टकराएगा तो क्या होगा, घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा है वो एकदम उछल के आगे गिरेगा ना। तो अंदाजे से उसने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत गहरा गड्ढा खुदवा दिया। ये दो पेड़ों पे, यहाँ तो क्या किया उसने, दो पेड़ों के पास यहाँ पे रस्सी बांध दी ताकि इस रस्सी से सुसीम का घोड़ा टकरा जाए। और यहाँ पे क्या किया, एक बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा खुदवा दिया और इसमें ना अंगार डलवा दिए, अंगार कि कोई भी एकदम से गिरेगा तो वो क्या है उसी टाइम जल के मर जाएगा। तो और इसके ऊपर ना ये कवर करवा दिया, घास फूस से, पेड़ पौधे से ये करवा दिया। तो जैसे ही सुसीम इस रास्ते से आया, उसका घोड़ा क्या है बहुत स्पीड में था। जैसे ही वो इस रस्सी से टकराया तो वो उछल के कहाँ गिरा, सीधा इसमें आके गिरा और गिरते ही क्या है उसे बचना ही नहीं था। तो क्या है यहाँ पे सुसीम की डेथ हो जाती है। अब सुसीम की भी डेथ हो चुकी है और अब बिंदुसार की भी डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी क्या है, इसके 99 भाई और भी तो थे अशोक के। तो इसने क्या किया, जब ये राजा बना, इसके 99 भाई भी तो थे अभी, तो वो भी क्या होंगे, इसके एंटी होंगे। 273 में क्या है, 273 में ये राजा बन चुका है। अब बिंदुसार की डेथ हो चुकी है, 4 साल लगे इसे। 269 BC में इसने अपने जो 99 भाई थे ना उन सबको मारा। ये बोला जाता है कि गृह युद्ध किया है इसने। गृह युद्ध क्या होता है, जो अपने ही बहन भाइयों से करना पड़े, अपने ही घर में जो युद्ध चले उसे क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। तो इसने क्या किया, इसके जो बाकी भाई बचे हुए थे ना उन सबको मार दिया इसने। 4 साल लगे प्लानिंग करके अपने भाइयों को मारने में। अब क्या बना, 269 में ये राजा बन गया। अब इसका एक ही भाई था जो इनके, क्योंकि बिंदुसार ने बहुत सारी शादियां कर रखी थी, 101 बच्चे थे, 101 में से एक तो मर ही चुका है पहला। तो अशोक का एक रियल ब्रदर था, सगा भाई जिसे बोलते हैं, जिसका नाम था तिस। सिर्फ ये दोनों बचे, एक अशोक खुद, एक उसने अपना जो उसका भाई था, इन दोनों की माँ एक ही थी, सुभद्रांगी, ठीक है। तो बाकी सबको मार दिया। अब ये 269 में कंप्लीटली राजा बन गया है। अब इसके पास इसका विद्रोह करने के लिए ना इसके भाई है ना इसके फादर है, सबकी डेथ हो चुकी है। अब अशोक राजा बनेगा। अब देखो अशोक जब राजा बना, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी थी 269 BC में, ये देखो ये है 269 BC में ये राजा बन गया। और राजा बनते ही इसने वो कोहराम मचाया कि इसे ये था कि मुझे सब कुछ जीतना है, सब कुछ अपने अंडर लेना है। 8 साल इसने बिल्कुल कोहराम मचा दिया। और इसने ना पूरे इंडिया, ये पाकिस्तान और ये नीचे वाला पोर्शन, ये सारा एरिया किसका था, ये सारा एरिया अशोक का था, ठीक है। इसने अपने अंडर ले लिया। सिर्फ नीचे का कुछ पार्ट, यहाँ कर्नाटका और केरला की तरफ का जो आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन था, सिर्फ ये नीचे वाला कुछ पोर्शन था। और यहाँ पे एक जगह थी उड़ीसा में, जो आज का उड़ीसा है, उस टाइम पे एक जगह थी यहाँ पे कलिंग, जो आज का उड़ीसा है। यहाँ का एक राजा था उस टाइम पे, नंदराज नाम का, नंदराज नाम का राजा राज करता था। हर जगह क्या था, इतने बड़े एरिया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसकी थी, अशोक की थी। अब अशोक ने अकेले ने थोड़ी जीती है, इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना साम्राज्य खूब बढ़ाया था, इसके फादर बिंदुसार ने भी बहुत बढ़ाया है। अब जैसे ही ये राजा बना 269 में BC में, 8 साल ये लड़ ही रहा था, पूरे 8 साल में। 8 साल बाद फिर इन्हें समझ में आया, इनके जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने बोला कि सब कुछ एरिया है हमारे पास, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कलिंग का जो छोटा सा एरिया था, उड़ीसा वाला जो एरिया है, ये हमारे पास नहीं, हम इस पे भी कब्जा कर लेते हैं। इस पे कब्जा करने से इन्हें क्या फायदा, इतनी प्रॉपर्टी से, छोटी सी प्रॉपर्टी से क्या मतलब इन्हें। तो इन्हें लगा अगर हम ये वाला हथियार लेते हैं, कलिंग पे अगर अटैक करके इसे अपने अंडर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है ना। तो इन्हें लगा अशोक की जो नेवी थी ना वो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ब्रिलियंट थी। तो इसने सोचा जब हम इस पे अटैक कर देंगे तो यहाँ से ना पानी के रास्ते से व्यापार करना दूसरे देशों में बहुत इजी होगा। इससे क्या है, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या है, ये कलिंग पे अटैक करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। लेकिन नंदराज नाम का जो राजा था ना, इससे पहले मगध पे जितने भी राजा हुए हैं, देखो हमने हरियंक वंश पढ़ा है, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सारे भी क्या है, कलिंग पे अटैक नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ का जो राजा था ना वो कभी भी इनके सामने झुकता, स्वतंत्र आजाद रहा था। ये किसी की भी अधीनता को क्या है नहीं अपनाता था। तो इसलिए सोचा इस पे अटैक करता हूँ। लेकिन देखो, अब देखो ये कलिंग है,
इसका छोटा सा एरिया है, तो इसका छोटा सा एरिया है तो छोटी सी ही सेना होगी। अब अशोक के पास देखो कितना बड़ा एरिया है, इसकी सेना कितनी बड़ी है। लेकिन कलिंग के राजा के पास, नंदराज के पास क्या है, उसके पास तो बहुत ही थोड़ी सी सेना है। तो जब ये लड़ने आए, यहाँ पे ना उड़ीसा में ऐसे पहाड़ियां हैं, धोली की पहाड़ियां, इन्हें किसकी पहाड़ियां कहते हैं, धोली की पहाड़ियां, ठीक है। और इन पहाड़ियों के पास से ही एक नदी बहती है, दया या दाया। हिस्ट्री में दोनों नाम इसी के हैं, दया और दाया। तो यहाँ पे खाली मैदान पड़ा था, धोली की पहाड़ियां और दया दाया नदी यहाँ पे बहती थी। तो इधर से अशोक की सेना आती है और इधर से कलिंग की सेना आती है। कलिंग में है ये दोनों चीजें, कलिंग के आसपास। तो जब ये दोनों आपस में लड़ने आई तो यहाँ पे इनकी बड़ी खूंखार लड़ाई हुई। इतनी खूंखार लड़ाई थी कि इतिहास में इससे पहले इतनी भयानक लड़ाई कभी देखी ही नहीं गई थी। इसमें क्या था, जो नंदराज की सेना थी, भले ही वो छोटी थी लेकिन उसमें पावर बहुत ज्यादा थी। वो क्या है, वो किसी की गुलामी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। इसलिए क्या है, यहाँ के सारे आदमी हथियार ले लेके लड़ने के लिए आ गए। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि 1 लाख लोग तो मार दिए गए और 1.5 लाख लोग क्या थे, घायल हो गए थे यहाँ पे। अब 1 लाख देखो, अब लड़ाई हो गई तो तलवारों से एक दूसरे का हाथ, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ, किसी का पैर, ऐसे खून, किसी का लीवर बाहर आ गया, किसी की अंतड़ियां बाहर आके गिरी है इस तरीके से, और किसी का हाथ कट गया है तो खून बह रहा है। बहुत 1 लाख लोग तो मर चुके हैं, यहाँ पे मरे पड़े हैं। और इस खून से और मांस से क्या है, यहाँ पे ना दलदल बन गई, मिट्टी की जगह क्या बन गई, दलदल बन गई, किसकी, खून और मांस की मिला के। तो यहाँ पे क्या है, जब लड़ाई बंद हुई तो इतने लोग यहाँ पे मर चुके थे, तो यहाँ पे बुरा हाल था। और जो ये नदी का पानी था ना, ये सारा लाल हो गया था। ये नदी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, लाल पानी हो गया था। इस नदी का इतना खून बहा था और इस नदी के पास मिट्टी का क्या बन गया था, मांस का और खून का कीचड़ बन गया था सारा। तो जब लड़ाई खत्म हुई, आखिरकार क्या है, अशोक ने कलिंग को जीत लिया। जब ये लड़ाई खत्म हुई तो कलिंग की औरतें, ये ना जैसे अब यहाँ पे राजा क्या है, टेंट लगा के तो बैठे ही है। अब इतनी बड़ी सेना, एक दिन की लड़ाई तो होती ही नहीं है। तो आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, तो वो क्या है, अपने ऐसे टेंट वगैरह लगा लेते थे, ठीक है। टेंटों में राजा रात को रहते थे, रात को तो लड़ाई होती नहीं थी। तो जब ये जीतने के बाद, जब सब मर गए कलिंग वाले, तो राजा अपना खुशी मना रहा है, अशोक बैठ के अपने टेंट में, कि भाई मैंने क्या है, कलिंग को जीत लिया। तो उसी टाइम क्या है, इसको ना, अशोक को अपने टेंट में बैठे बैठे बहुत सारे बच्चों की, औरतों की रोने की आवाज आती है। तो ये बाहर निकलता है कि ये कौन रो रहा है। तो जब अशोक बाहर निकल के आया तो कुछ औरतें, बहुत सारी औरतें और उनके बच्चे उनके साथ थे, वो रो रहे थे। तो अशोक उनके पास जाता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो उन औरतों ने बोला कि अशोक, कि हे राजन, आप इतने बड़े राजा थे, आपके पास कोई कमी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, तो ऐसा क्या भूख थी तुम्हें कि प्रॉपर्टी की एक छोटे से कलिंग को पाने के चक्कर में आपने अब हमारे घर में क्या है, हमारे घर वालों को सबको मार दिया। हमारे घर में ना तो कोई हमारा पिता बचा है, ना हमारे हस्बैंड बचे हैं, ना हमारे बच्चे, किसी का 1 बच्चा था जवान, किसी के 2 थे, तो क्या है, वो सब ही तो मर गए। कह रहे पूरे कलिंग को तुमने, यहाँ पे पुरुष जाति बची ही नहीं है, सबको खत्म कर दिया। और जब सबको ही खत्म कर दिया तो अब हम किसके भरोसे रहेंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा, हम क्या काम करेंगे, हमें कमा के कौन खिलाएगा, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन कौन करेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी अब भी भूख शांत नहीं हुई है प्रॉपर्टी को लेके और मार के, तो तुम हमें भी मार दो। इससे क्या है, उन रोना, उनका चीखना चिल्लाना देख के, उन छोटे छोटे बच्चों को देख के, उन विधवा औरतों को देख के क्या है, अशोक को बहुत बुरा लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कि मैंने छोटे से एरिया को हड़पने के चक्कर में, क्या मेरे पास कम प्रॉपर्टी थी, इतनी प्रॉपर्टी का तो मालिक मैं था ही। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ के मैंने एक छोटे से कलिंग पे इतना बुरा नरसंहार कर दिया कि मैंने पूरी पुरुष को ही खत्म कर दिया यहाँ के। तो उसे बहुत दुख हुआ और वो वहां से चला जाता है अपने टेंट में। तो रात को ना, पहले मैंने बताया था, अब महात्मा बुद्ध तो इससे पहले बहुत पहले हो चुके हैं, तो बौद्ध भिक्षु, महात्मा बुद्ध की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके जो संघ में रहते थे, वो ना वहां से एक आदमी गुजरा उस रात को, बौद्ध भिक्षु था, वो भिक्षु बन चुका था। तो इस नदी के आसपास से जब वो गुजरा तो रात हो चुकी थी। तो उसे लगा कि रात थी, रात में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। तो जब वो वहां से निकल रहा था तो उसे लगा कि नीचे ना, पैरों के नीचे कीचड़ है। उसने सोचा नदी बह रही है, पानी वानी होगा, तो वो चल गया। रात को उसे कुछ दिखा नहीं। तो रात को एक झोपड़ी में जाता है वो, मान लिया कि यहाँ पे कोई झोपड़ी है, तो उस झोपड़ी वालों ने उसे क्या है, वो क्योंकि बौद्ध भिक्षु था, उसे खाना वाना दे दिया। वो चप्पल जूते तो पहनते ही नहीं थे, तो उसके पैरों पे क्या था, वो कीचड़ लगा। वो सोच रहा था कि मेरे पैरों पे क्या लगा है, कीचड़ लगा है। तो वो यहाँ जाके इस झोपड़ी में जाके खाना वाना दे दिया उन्होंने खाया और रात को वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो उस बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था, उपगुप्त नाम था।
जब वो बौद्ध भिक्षु सुबह उठा तो उसने अपने पैरों पे देखा, उसके पैरों पे ना छोटी छोटी कीड़ियाँ, चींटियाँ और मक्खियाँ भिन भिना रही थी, बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो उसने देखा कि उसके पैरों पे ना, उसके पैर खून से लथपथ थे, बिल्कुल लाल हो रखे थे और छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी चिपटे हुए थे, जिसकी वजह से वो चींटियाँ उनके पैरों पे चढ़ गई थी। तो उसने वहाँ की वो जो बूढ़ी औरत के घर जहाँ वो रुका था, तो उसने पूछा कि ये क्या है, यहाँ आसपास कुछ ऐसा हुआ है क्या कि मेरे पैरों पे ये खून लग गया है, मांस लग गया है, कुछ हुआ है क्या? तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ पे ना अशोक नाम का राजा आया है और उसने बुरी तरह से नरसंहार किया है, कलिंग के सारे आदमियों को मार दिया उसने, सिर्फ इसको हड़पने के लिए। तो उसे बहुत गुस्सा आता है उपगुप्त को और वो सीधा कहाँ जाता है, वो उसके अशोक के टेंट में जाता है और इसे बहुत बुरा भला कहता है। एक था मोगली पुत्तिस नाम का भी एक आदमी था, जिससे बहुत इम्प्रेस्ड थे, कौन? अशोक। और मोगली पुत्तिस भी क्या था, बौद्ध भिक्षु ही था। तो जब ये उपगुप्त आया और अशोक को बोला, अशोक को इसने बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भाई तुमने क्या है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए तुमने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया और ये देखना कितना बुरा हाल कर दिया तुमने, नदी का पानी लाल कर दिया, मतलब इतने आदमी मार दिए तुमने, क्या पाया तुमने ये छोटे से कलिंग को पाके? तो इसे ना अशोक पहले ही रात को उन औरतों और बच्चों की वजह से बहुत दुखी था और इनकी उपगुप्त की बात सुन के भी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो अशोक ने बोला कि मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, तो अब मुझे ना कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिस इसे मैं इससे माफी मांग सकूं इन चीजों से। तो उसने किसको अपना लिया? अशोक ने। और अशोक ने पूछा कि भाई आप कौन है, आप इतनी अच्छी बातें, इतनी समझदारी की बातें करते हो, आप कौन हो? तो उपगुप्त ने बताया कि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और हमारे भी जो मेन आदमी थे, जो महात्मा बुद्ध थे, वो भी शाक्य वंश के एक राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और वो क्या बने? बौद्ध भिक्षु बन गए। तो अशोक को लगा कि एक राजा का बेटा अगर अपना राजपाट त्याग के बौद्ध भिक्षु बन सकता है और आज भी दुनिया उसे इतना पूज रही है, भगवान की तरह पूजा जा रहा है, तो मुझे ये प्रॉपर्टी, इतना पैसा लग के मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के नाम कमाया है, लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं, तो मुझे कैसे पूजेंगे? मुझे तो पूजेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, मुझे तो सब बुरा मानते हैं। तो इसने इससे दीक्षा ली। किससे ली? दीक्षा उपगुप्त से। इसने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ये इसने बोला कि मैं भी बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलूंगा और इसने उपगुप्त ने क्या है, इसे दीक्षा दी, जिसकी वजह से अशोक ने क्या किया? अशोक ने लड़ाई झगड़ा उस दिन के बाद से कलिंग युद्ध के, कलिंग का जो युद्ध था वो अशोक की लाइफ का लास्ट युद्ध था। उसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया, उसने सिर्फ मानवता के लिए काम किया कि भाई जो है प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और उसने ये जो है, अब अशोक को महान क्यों बोला गया? अगर उसने इतना बड़ा नरसंहार किया था तो हमारी हिस्ट्री उसे महान क्यों बोलती है? तो इसका रीजन ये है कि जब उसने इससे दीक्षा ली तो इस अशोक ने क्या किया, एक बड़े से पत्थरों पे ना, पहले के राजा क्या थे, बड़े से पत्थरों पे अपनी अपनी बातें लिखवाते थे, कोई अपनी बड़ाई लिखवाता था, मोस्टली तो बड़ाई ही लिखवाते थे। लेकिन अशोक एक ऐसा राजा है जिसने क्या किया, पत्थर पे, उन्हें बोलते हैं शिलालेख, शिलालेख पे क्या किया, एक माफी नामा लिखवाया और उस पर अपनी गलती लिखवाई। गलती क्या है कि भाई मैंने ना मानवता के प्रति बहुत ही क्रूर, बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, जो मैंने कलिंग पे अटैक किया और मेरी वजह से इतने आदमी मारे गए। और मैं आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हमेशा प्यार से रहना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। और मैं आने वाली पीढ़ियों से अपने इस कलिंग युद्ध के लिए, इस नरसंहार के लिए क्या है, मैं माफी मांगता हूँ। इसने, ये बोला जाता है 14 शिलालेख लिखवाए थे, 14 बड़े, 13 छोटे शिलालेख थे, छोटे शिलालेख, और 14 क्या थे, शिलालेख लिखवाए बड़े। इनमें जो 13वें नंबर का जो शिलालेख है उसे क्या बोलते हैं, उस पे माफीनामा लिखा है। किसने लिखवाया? अशोक ने। अब देखो, अशोक को महान सिर्फ इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसने क्या है, अपनी गलती को माना। उस टाइम का ये राजा था, अगर ये अपनी गलती उस पत्थर पे ना लिखवाता तो आज हमें थोड़ी पता लगता, हम थोड़ी पढ़ रहे होते कि अशोक ने इतनी बड़ी गलती की थी। अगर अशोक की इस कलिंग के युद्ध के बारे में अगर पता है तो वो खुद किसने लिखवाया है, वो अशोक ने ही उस पे पत्थर पे लिखवाया है, जिसकी वजह से आज हम उसे पढ़ रहे हैं। तो राजा तो बहुत सारे हुए, मोस्टली राजा, सारे ही राजा क्या करते थे, सिर्फ अपनी बढ़ाई लिखवाते थे, अपनी हार और अपनी बुरी बातें कभी नहीं लिखवाते थे। लेकिन अशोक एक ऐसा राजा है जिसने अपनी गलती को लिखवाया और अपनी आने वाली पीढ़ियों से, उस टाइम की पीढ़ियों से और आने वाली हम जो उनकी पीढ़ियां हैं, इन सबसे उसने माफी मांगी है, जिसकी वजह से हिस्ट्री में क्या है, अशोक को महान कहा जाता है। ये तो थे सिर्फ अशोक के, बहुत थोड़ा पढ़ा है हमने। अब अशोक ने इन 14 शिलालेख में, 13 छोटे शिलालेख में, और स्तूप, इसने ऐसा बोला जाता है कि 84,000 स्तूप बनाए थे। स्तूप क्या थे, ये महात्मा बुद्ध के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था।
लेकिन इन 14 शिलालेख में क्या लिखा है, ये स्तूप क्या होते हैं, स्तूप चैत्य विहार क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप अशोक के बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।